अब आता है वैदिक समाज में सामाजिक व्यवस्था। तो जब हम वैदिक समाज की सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो समाज में हमें वर्ण व्यवस्था जो है उसका उल्लेख हमें, देखिए वर्ण व्यवस्था कब आई, कैसे आई, ये एक विवाद का विषय है, क्योंकि कुछ लोगों की मान्यता है कि भारत में आने के पूर्व ही आर्य जो हैं उनमें वर्ण व्यवस्था का उदय हो चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों के भारत आने के बाद ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। कुछ कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो ऋग्वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में नहीं थी, इसका उदय और विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो ये एक विवाद का विषय है। लेकिन जब हम सामाजिक व्यवस्था में, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें प्रारंभ से ही आर्यों के आगमन के साथ साथ, सिंधु सभ्यता के विनाश के बाद आर्यों का आगमन जो है वो भारत में होता है, और आर्यों के आगमन के साथ साथ हमें समाज में आर्य और अनार्य दो वर्ग, दो वर्ण जो है वो मिलते हैं। और इसमें भेद था या नहीं था, ये प्रैक्टिकल रूप से लगता है कि भेद था, क्योंकि आर्यों को जहाँ श्रेष्ठ कहा गया है वहाँ अनार्यों को निम्न कहा गया। आर्यों की जहाँ शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना श्रेष्ठ बताई गई है, वहीं अनार्यों की, जैसे वो कह रहे हैं कि ये गौरवर्णी है, ऊंचे हैं, लंबे हैं, इनकी तीखे नैन नक्श हैं, वहीं अनार्य जो है उनको काला चपटी नाक वाला। मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दोनों वर्गों में, वर्णों में भेद जो है उसके बीज हमें पूर्व वैदिक काल में ही दिख रहे हैं। लेकिन जब हम सामाजिक भिन्नता की, सामाजिक असमानता की बात करते हैं तो ऐसा उल्लेख हमें ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता। अब सामाजिक व्यवस्था जन्म पर थी या कर्म पर थी, तो पूर्व वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था जो है वो हमें कर्म पर आधारित लगती है। एक ही परिवार में अलग अलग कर्म के व्यक्ति हैं और वो स्वच्छंद थे, स्वतंत्र थे अपना कोई भी व्यवसाय अपनाने को, कोई भी काम करने को, तो कर्म पर लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ता है, कर्म रूपी सामाजिक व्यवस्था जन्म सामाजिक व्यवस्था में परिणित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और उत्तर वैदिक, और ये कब हुई, तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जब वर्गों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बता दी गई कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला, हाथ से क्षत्रिय निकले, यहाँ से जो है वो, और चार वर्ग जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है वो निर्धारित कर दिए गए। तो यहाँ से पे आके लगता है कि वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, सामाजिक व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, वो जन्म पर आधारित हो गई। और अब जो है वो सामाजिक व्यवस्था में चार वर्ग आ गए जो कि जन्म पर आधारित हो गए। अब इनमें असमानता थी या नहीं थी, तो व्यवहारिक रूप में असमानता नहीं लगती, लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं श्रेष्ठता और निम्नता का भाव जो है वो उत्तर वैदिक काल में प्रस्फुटित हो चुका था, उसका बीज बोया जा चुका था। ये सामाजिक व्यवस्था थी। अब आता है वेशभूषा। तो किसी भी समाज को जानने के लिए जितना सामाजिक व्यवस्था को जानना जरूरी है, उतना ही उस समय की वेशभूषा, खान पान आदि को जानना भी जरूरी है। तो वैदिक समाज में जब हम वेशभूषा की बात करते हैं तो हमें वैदिक कालीन आर्यों की तीन वेशभूषाओं का साधारण रूप से उल्लेख मिलता है। मुख्य रूप से वो तीन वस्त्र पहनते थे: वास, अधिवास, नीवी। नीवी
कमर से नीचे पहने जाता था, ये स्पष्ट है। लेकिन वास और अधिवास क्या थे, ये एक विवाद का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि वास जो है वो शॉल की तरह ओढ़े जाने वाला वस्त्र था। कुछ लोग कहते हैं कि वास जो है वो कुर्ता या अंगरखा जैसा वस्त्र था, और अधिवास जो है वो अंदर पहने जाने वाला वस्त्र था। कुछ लोग कहते हैं कि जनेऊ जो धारण करते थे वो अधिवास होता था। लेकिन ये निश्चित है कि 3 तरह के वस्त्र तो मुख्य रूप से बेसिक थे ही, वास, अधिवास, नीवी। इसके अलावा पुरुष और स्त्री, पुरुष तो पहनते ही थे पगड़ी, जिसे उष्णीय कहा जाता था, लेकिन स्त्रियों के भी उष्णीय पहनने के साक्ष्य मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं। वस्त्र जो हैं वो सूती, ऊनी, रेशमी होते थे। वस्त्रों को सिया जाता था। जैसे शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ के समय धारण किए जाने वाले वस्त्र का उल्लेख करते हुए उसे तात्पर्य कहा गया है। वस्त्रों पर जरी की कढ़ाई का काम भी होता था। आमतौर पर रंगीन वस्त्रों का शौक माना जाता है। जूते पहनने के भी उल्लेख मिलते हैं कौशिकी ब्राह्मण में, जो सूअर की खाल से बनाए जाते थे। केश विन्यास जो है वो प्रचलन में था। स्त्री और पुरुष दोनों जो है वो केश विन्यास करते थे। स्त्रियां जो है वो चोटी बनाती थी, जूड़ा बनाती थी आज की तरह। दोनों ही आभूषण पहनते थे, और करीब करीब वो सब आभूषण जो आज हैं उस समय में भी प्रचलित थे। आभूषणों में कीमती पत्थरों को भी जड़ा जाता था। उत्तर वैदिक काल में चांदी के आभूषणों जो हैं उनका प्रयोग बढ़ गया था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में चांदी के आभूषण बहुत कम पहने जाते थे। ये इनकी वेशभूषा थी। अब आता है खान पान। अगर हम आर्यों के भोजन की बात करें तो आर्यों का भोजन जो है वो सहज, सरस, सरल और स्फूर्तिदायक होता था। आमतौर पर दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, जिसमें हम दूध, दही, मक्खन, घी का उल्लेख कर सकते हैं। शाकाहारी होते थे। गेहूं, जौ का प्रयोग आमतौर पर किया जाता था। वैदिक साहित्य में रोटी और तवे का भी उल्लेख है। हालांकि ये शब्द जो हैं अलग कहे गए हैं, लेकिन जैसे ओदन, शिरोदन, तिलोदन दूध से बनी हुई वस्तुओं के लिए काम में लिया गया है। चावल से बनी हुई वस्तु जैसे शिरोदन जो है वो खीर को कहा जाता था। तिलोदन जो है वो तिल को कहा जाता था। भृगोदन जो मूंग को कहा जाता था। धृतोदन घी से पका हुआ अन्न कहा जाता था। तो आटा जो है गेहूं और जौ से का बनाते थे। तो कुल मिलाकर वही खान पान था जो आज हमारे गांवों में है। आमिक्षा दही को कहा गया है। मांसाहार का भी प्रचलन था। इस युग में बैल, बकरा, बकरी, भेड़ और कभी कभी घोड़े का मांस जो है वो खाया जाता था। पशु पक्षियों का भी मांस जो है वो खाया जाता था। मछली इस समय में पसंद नहीं की जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मछली भी खाई जाने लगी थी। पशुओं में न मारने योग्य पशु जैसे गाय को अधन्या कहा गया है।
वैदिक काल में शराब का प्रचलन था जिसे सुरापान के रूप में देखा गया है। अथर्ववेद में आर्य लोग जो हैं वो सुरापान करते थे, इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है।